Okay, good evening, friends. We'll be resuming again. Basically, some technical difficulty came up. Server was down. So, we'll be resuming the topic today of the modern history module for prelims as well as mains. Okay. So, in the last class, we studied till the relations with Oudh, the relations of Warren Hastings with the external factors or the external forces at that point of time. तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है बेसिकली रोहिल्ला वॉर। अब ये रोहिल्लास कौन थे? रोहिल्ला जो थे ये अफगानी पठान्स थे जो कि गंगा यमुना डोआब के बीच वाले रीजन में आके वहाँ पे बस गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक छोटा अपना राज बना लिया था। तो ये लोग वहाँ पे रूल करते थे और वो रीजन जो था वो बहुत रिसोर्सफुल था क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल थी। तो उस रीजन के लिए मराठास, अंग्रेज, चाहे नवाब ऑफ अवध है, they used to look onto that particular piece of land that it should be under their own revenue system. तो इस कारण से मराठास ने रोहिल्लास पे अटैक किया और बेसिकली जबेता खान को हराकर वो रीजन जो था रोहिलखंड का वो अपने अंडर में ले लिया। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी, Now once Zabeta Khan basically was defeated in that particular region, तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, जो सिक्योरिटी कंसर्न था, वो नवाब ऑफ अवध का एज वेल एज रोहिल्लास का काफी बढ़ गया क्योंकि अभी भी एक काफी मेजर पोर्शन था रोहिलखंड एरिया का जो कि कहीं ना कहीं देयर वाज मेजर बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द नवाब ऑफ अवध एज वेल एज द कंपनी एंड द मराठास ऑल्सो। ओके, तो महादाजी सिंधिया के अंडर सिंधियाज बेसिक कन्फेडरेसी थे अंडर मराठास, तो इसके अंडर उन्होंने वहां पे वो रीजन जब जीत लिया तो इस जो बोन ऑफ कंटेंशन, इस ट्रस्ट के कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो नवाब ऑफ अवध था उसको ये डर था कि जो रोहिल्ला पठान है कहीं वो मराठास का अलायंस ना कर ले, रोहिल्लास को ये डर था कि मराठास उन पे अटैक ना कर ले। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक ये ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल सा बन गया था। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो नवाब ऑफ अवध है उससे जो अनदर एक और लीडर था वहां पे रोहिल्लास का, ठीक है, हफीज रहमत खान ने एक ट्रीटी साइन की विद द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। ओके, और इस ट्रीटी के अंदर बेसिकली द हफीज रहमत खान, द रोहिल्ला पठान, ही प्रॉमिस्ड 40 लाख रुपीज अगेंस्ट विच द नवाब ऑफ अवध विल हैव टू डिफेंड देम अगेंस्ट मराठा अटैक्स। अब ये ट्रीटी जब साइन हुई तो आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि मैंने कल आपको एक सीक्रेट क्लॉज, लास्ट क्लास में आपको एक सीक्रेट क्लॉज के बारे में बताया था जो कि रोहिल्लास के कॉन्टेक्स्ट में साइन किया था अंडर द ट्रीटी ऑफ बनारस नवाब ऑफ अवध ने कंपनी के साथ। इस सीक्रेट क्लॉज बेसिकली इसका मेंशन सीक्रेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में ओपनली नहीं पता था और इस क्लॉज के अंतर्गत जो नवाब अवध है ही मेड श्योर कि अगर इन फ्यूचर वो रोहिल्लास पे अटैक करता है या रोहिल्लास पे कोई और अटैक करता है और वो रोहिल्लास को डिफेंड करता है या किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज में रोहिल्लास का रोल है, उसमें वो कंपनी के ट्रूप्स को यूज करेगा जो प्लेस्ड है इन द अवध इटसेल्फ, और इसके एवज में वो अंग्रेजों को 40 लाख रुपए देगा। और यहीं पे जो ट्रीटी हुई थी विद हफीज रहमत खान ऑफ नवाब ऑफ अवध, उसमें भी 40 लाख रुपीस प्रॉमिस हुए थे। तो बेसिकली जब इन तीनों पार्टीज ने, रोहिल्लास, नवाब ऑफ अवध और कंपनी ने मिलकर मराठास को इस अटैक करने से रोक दिया और उनको वहां पे हरा दिया तो, और उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसके एवज में 40 लाख रुपए जो हफीज रहमत खान है उसने नहीं पे किए। और इसी का बहाना लेकर व्हाट बेसिकली नवाब अवध डिड इज दैट ही इन्वेडेड रोहिलखंड एरिया। अब जो रोहिलखंड एरिया व्हेन ही इन्वेडेड तो ही टुक हेल्प फ्रॉम द कंपनीज ट्रूप्स। फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ कंपनीज ट्रूप्स, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स, टू हेल्प नवाब अवध इन दिस पर्टिकुलर endeavor of his, Warren Hastings was criticized a lot. Now, the reason behind the criticization of the company, basically Warren Hastings in this case, is that this particular attack and this particular thing which Nawab Awadh did was not at all legitimate. That's what the court of directors concluded in England itself. They said कि ये जो particular attack है ये कहीं से भी ठीक नहीं है, इसमें काफी लोग मारे गए हैं बेफजूल में, और वो अटैक भी काफी ब्रूटल था। वो अटैक ब्रूटल इस तरीके से था कि पूरा जो रोहिलखंड एरिया था वो नवाब अवध ने अपने अंडर में ले लिया और 20,000 रोहिल्ला पठान्स को
वहां से देश निकाला कर दिया, मतलब वहां से जाने के लिए ही मेड श्योर दैट दे विल हैव टू लीव दैट प्लेस। और केवल एक रामपुर प्रिंसली स्टेट छोड़ा, छोटा सा, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ, ओके, नियर बरेली, और केवल ये छोड़ दिया जहां पर कि हफीज रहमत खान और उसके जो जितने भी उसके बच्चे अच्छे थे वो जो थे वो वहां पे रह पाए। बाकी पूरा रीजन प्लंडर कर दिया, वहां पे काफी लोग मरे। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी, उनको ये लगा कि ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव था, ये पर्टिकुलर जो हेल्प था ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, ये कहीं ना कहीं से बहुत ही गलत है और ये इलेजिटिमेट है, और कोई जरूरत नहीं थी वॉरेन हेस्टिंग्स को नवाब अवध की हेल्प करने के लिए इन हिज पर्टिकुलर एक्सकर्शन ऑफ रोहिलखंड एरिया। अब इसमें कई सारे ओपिनियंस है, कई सारे नैरेटिव्स हैं। जैसे कि जब नवाब अवध ने अटैक किया इस पर्टिकुलर रीजन को, तो उसने एम्परर को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, एम्परर शाह आलम II को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। उसके अलावा कहीं ना कहीं जबेता खान को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, कहने का मतलब अनदर रोहिल्ला पठान लीडर, उसको भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंपनी को ये चीज कन्विंस कर ली दैट इन दिस पर्टिकुलर रीजन initially Hindus used to live and the Rohilla Pathans are basically exploiting them, are not ruling in a good way and causing lot of bloodshed there. But इसके काउंटर में आगे चलकर ये देखा गया कि जो नवाब अवध ने भी जब रूल कर लिया वहां रोहिलखंड एरिया में, बरेली उसके आसपास के एरिया में, तो उन्होंने भी काफी एक्सप्लॉयटेशंस किए, उन लोगों ने भी काफी इलेजिटिमेट चीजें वहां पे की, जिस कारण से कि ये जो रीजनिंग थी ऑफ नवाब अवध की, ये जो है ये ग्राउंड पे स्टैंड नहीं करती है, ओके। तो ये कुछ इश्यूज हुए और इस कारण से वॉरेन हेस्टिंग्स को भी फ्रॉम द इंग्लिश गवर्नमेंट काफी कुछ झेलना पड़ा, ओके। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट थिंग वाज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर व्हिच हैपेंड बिटवीन 1776 एंड 82। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम अलग से भी कवर करेंगे, बट यहां पे चूंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर एंड इन द टाइम एंड एज ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट कंसाइसली ओनली, ओके। तो यहां पे देखने वाली बात ये है कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि बंगाल में और मद्रास में यहां पर कहीं ना कहीं जो वहां का लोकल कंपनी और काउंसिल जो थी, they were having an upper hand as compared to Bombay presidency, because in Bengal what happened, the governor there, which later became governor general along with the council, they made sure that whole Bengal, Bihar and Odisha region that comes under their own purview. And the same goes for Madras presidency also, because in Madras also they were able to crack the English East India Company. They were able to crack some alliances with Nizam as well as the Nawab of Karnataka. But these all things were not eligible. These all things we can't say about the Bombay presidency, because in Bombay presidency they had a very strong Maratha confederacy. तो कहीं ना कहीं ये दो रीजन तो उनके हाथ में आ ही गए थे। तो जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, they were feeling left out. उनको belittle फील हो रहा था, उनको लग रहा था कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, वहां पर भी कुछ इस तरह की इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, जिस कारण से कि वहां पर भी वो एक डुअल सिस्टम बना पाए, जिस पूना में जैसे कि बंगाल में उन्होंने बना लिया था। तो इस कारण से दे स्टार्टेड मेकिंग सम मूव्स, और इस मूव को बनाने के लिए देयर वर सम कंडीशंस आल्सो, देयर वर सम वेरी फर्टाइल ग्राउंड्स व्हिच वर देयर इन महाराष्ट्र एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द फर्स्ट वन वाज, जो फोर्थ पेशवा थे, जहां जो कि पूना में हुस्टी सीट वाज इन पूना, ही डाइड, ओके। And later on what happened, Madhav Rao died, and later on the fifth Peshwa was also murdered, okay. उनके जो इंटरनल कोर्ट के इश्यूज थे, उसमें जो फिफ्थ पेशवा थे उनको भी मार दिया गया, नारायण राव को। तो अब क्या हुआ, नारायण राव के जो बेटे हैं, ठीक है, और नारायण राव के जो बेटे हैं माधव राव नारायण, वो अब नेक्स्ट लेजिटिमेट वहां के आपके पेशवा बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव, ओके, उनको कहीं ना कहीं इशू था, एंड ही वांटेड टू बी द पेशवा एंड द हेड, एंड ही वांटेड टू सिट ऑन द सीट ऑफ पूना। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जैसे बंगाल में क्रिएट हो गई थी। बंगाल में भी आप जान ही रहे हैं आप किस तरीके से सिराजुद्दौला जो नवाब थे वहां के, उनके अगेंस्ट में मीर जाफर को खड़ा किया गया था। मीर जाफर को एक तरीके का ब्राइब दिया गया था कि द मोमेंट इफ मीर जाफर हेल्प्स देम टू कंकर ओवर द बंगाल, द नवाब ऑफ बंगाल,
देन ही विल बी मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक तरीके का प्लान हैच आउट किया विद रघुनाथ राव, ओके, और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया, ओके। नाउ ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ है, इसके अंतर्गत बेसिकली ये चीज डिसाइड हुई कि सेल्सेट और बसेन, अब ये सेल्सेट और बसेन बेसिकली वो रीजन्स हैं जो कि पोर्ट्स हैं, ये सब, ये सेल्सेट और बसेन जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट्स हैं, दो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जहां से कि ट्रेड हो सकता है। तो ये पोर्ट्स जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर द इंग्लिश कंपनी, फॉर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बट these particular things were very much important for Britishers as to defend against French also, because उस टाइम पे जो फ्रेंच थ्रेट था वो खत्म नहीं हुआ था कंप्लीटली। तो ये सब देखते हुए रघुनाथ राव के साथ एक ट्रीटी साइन की गई, जिस तरीके से मीर जाफर के साथ एक ट्रीटी बनाई थी इन बंगाल, और उस ट्रीटी के अंतर्गत सेल्सेट और बसीन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया कंपनी ने। तो जब ये ऑक्यूपाई कर लिया कंपनी ने और उसके अलावा पूना पे अटैक कर दिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज कहीं ना कहीं जीत गए थे, वैसे इस केस में नहीं हुआ। और आराज का रीजन है, वहां पर वो बेसिकली एक बैटल हार गए फ्रॉम पूना गवर्नमेंट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पूना गवर्नमेंट, टेक इट एज द पेशवा इटसेल्फ। और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब महाराष्ट्र में और मराठा एम्पायर में वहां के जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर और बहुत अच्छे एक मंत्री माने जाते हैं नाना फडणवीस, तो इसमें नाना फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ था। और नाना फडणवीस ने ही अंग्रेजों की जो चाल है उसको समझते हुए ही मेड दिस मूव एंड मेड श्योर कि पूना पर कभी भी वो लोग ना आ पाए। और मराठा कॉन्फेडरेंसी को आप कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब से या फिर अवध के नवाब से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मराठा कॉन्फेडरेंसी काफी स्ट्रांग थी। वो एक बहुत बड़े रीजन से, इवन निजाम से और सेंट्रल इंडिया में दिल्ली तक, इवन दे यूज्ड टू टेक चौथ एंड सरदेशमुखी, ये टेक्सास के नाम हैं जो वो इंश्योर करते थे, और एक बहुत ही संपन्न एम्पायर था वो। तो इस कारण से इट वाज नॉट इजी, और इस तरीके जो इंग्लिश अटेम्प्ट था, पहला इंग्लिश अटेम्प्ट था इन ऑर्डर टू कंकर ओवर महाराष्ट्र एंड टू मेक इट सेम लाइक बंगाल, दैट फेल्ड। तो ये जब फेलियर हो गया तो दिक्कत यहां पर ये आ गई कि ये बात जो है कंपनी के पास पहुंची, ओके। बिफोर द डिफीट इटसेल्फ, दिस पर्टिकुलर थिंग विद द ट्रीटी ऑफ सूरत, व्हेन इट वाज सेंट टू बंगाल टू वेरीफाई और टू बी सुपरवाइज्ड, देन the government which was sitting in Bengal, the British government, the British company which was sitting in Bengal, they realized कि ये जो particular initiative है, ये जो treaty है, ये बहुत ही illegitimate है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं रघुनाथ राव वो एक विलन बनकर आए, because the company in Calcutta, what they realize is that कि रघुनाथ राव जो है he is not a man of character, और कहीं ना कहीं वो उसमें खुद ही इतना पोटेंशियल नहीं है दैट ही विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द होल पेशवाई, और इस कारण से इस पर्टिकुलर ट्रीटी के फेवर में कहीं से भी नहीं थे। और चूंकि इस ट्रीटी के फेवर में नहीं थे, तो इसलिए एक कंपनी ने एक ट्रूप अंडर मेजर अपटन, ही सेंट देम टू द मराठा एम्पायर, टू द महाराष्ट्र रीजन, ओके। और वहां पे एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यह किया गया कि जो बसीन का एरिया है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, सेल्सेट और बसीन जो है वो दोनों पोर्ट्स जो हैं वो अंग्रेजों ने ले लिए थे। तो जो बसीन का एरिया है वो रिटेन कर लिया, लेकिन सेल्सेट जो है उसे रिटेन नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई हुई थी बिटवीन पेशवाज इन आराज रीजन नियर पूना, इसमें वॉर इंडेमनिटी जो थी वो भी उन्होंने क्लेम कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वो केवल बसीन को रिटेन करेंगे, और साथ ही साथ रघुनाथ राव के जो भी राइट्स थे ऑन द पेशवाई, इसको भी उन्होंने कोई खास सपोर्ट नहीं किया। एंड दे डिसाइडेड कि दे विल विड्रॉ फ्रॉम सपोर्टिंग रघुनाथ राव। तो ये कुछ डिसीजंस लिए गए। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हुए। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं एक सी सॉ चल रहा है। पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने अटैक किया अंडर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑन पूना, बट दे गॉट डिफीटेड। वो एक बैटल जो है उसका कोई वर्डिक्ट नहीं आया इन देयर ओन फेवर। फिर आप ये देखते हैं कि कंपनी जो है ट्रूप भेजती है फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ, और उस टाइम पे बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेसिडेंसी था उसके अंडर में मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी आ रही थी। इसलिए आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, so basically what happened at that particular region when they reached here, they tried to sort out this issue। वो इस इनिशिएटिव जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, इसको नलीफाई करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कर लिया, ठीक है।
अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर करने के बाद कुछ इश्यूज और आने लग गए और अब अभी भी ये नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो मराठास के साथ रिकंसाइल कर लें, और इसके पीछे इंटरनल रीजन की जगह एक्सटर्नल रीजन था। एक्सटर्नल रीजन ये था कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1776-75 में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी, और उन पर्टिकुलर वॉर्स में जो यूरोप है, जो यूरोपियन रीजन है, वहां की जो पावर्स हैं, उनके बीच में अलायंस हो गया था अगेंस्ट इंग्लैंड इटसेल्फ। और ये जो अलायंस हो गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, इस कारण से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं इन इंडिया, दे गॉट वेरी थ्रेटेंड। दे थॉट दैट कि जो जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं इंडिया में, क्यों नहीं उनको कनकर कर लिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, और उसके ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सॉवरेनिटी है उसको डाल दिया जाए। तो इस कारण से ये कुछ मूव्स जो है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिसाइड किया कि जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं, चाहे वो वहां पूना में हेल्प कर रहे हो, चाहे वो कर्नाटक में हेल्प कर रहे हो, चाहे वो निजाम को हेल्प कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रीजन में हेल्प कर रहे हो, तो इन जगहों पर हम क्यों ना अपनी दावेदारी डाल दें और हम उन रीजन्स को अपने अंडर में कर लें। तो इन रीजन्स के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिसाइड किया कि व्हाई शुडंट वी अटैक ऑल दीज प्लेसेस, एंड coming on this particular point, they plan to attack the Pune government, basically, which means Peshwai. Okay, so then what happened, the first thing which he did was that उन्होंने जो Treaty of Purandar था उसे scrap कर दिया। He said कि Treaty of Purandar stands no ground and will not accept Treaty of